बच्चों, यस सर, मैं हूं सीए विजय साड और आज हम लोग करने जा रहे हैं डीटी का चार्ट रिवीजन। ये चार्ट रिवीजन हम लोग एक चैप्टर का करने जा रहे हैं और आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउस प्रॉपर्टी, वन ऑफ द हेड। और इसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डीप डिटेल के अंदर में क्या करेंगे दोस्त, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये चार्ट आपको कहाँ से मिल सकते हैं? ekathamacademy.com में बुक के कॉलम में जाकर के आपको ये मिल सकते हैं, हमारे सेंटर पार्टनर से भी ये मिल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहला सेक्शन था सेक्शन 22, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के अंदर में बेसिकली 3 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, असेसी मस्ट बी ओनर। ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। सो ओनर में क्या इंक्लूड होता है बेटा? डीम्ड ओनर इंक्लूड होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी लैंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कनेक्टेड देयर टू होना चाहिए। अगर खाली प्लॉट का अगर आपको क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगा, ना कि इनकम फ्रॉम एचपी। तीसरा, सच प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं चलना चाहिए। मान के चलिए कि आपका हॉस्टल का बिजनेस है, तो हॉस्टल से आने वाली इनकम आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए, ना कि एचपी में टैक्सेबल होनी चाहिए। या फिर मंगल कार्यालय है, तो वो प्रॉपर्टी में अगर आपका बिजनेस है या प्रॉपर्टी के थ्रू आपका बिजनेस है, तो वो इनकम कहां जाएगी? पीजीपीपी में जाएगी, ना कि एचपी में जाएगी। बेसिकली सेक्शन 22 की 3 कंडीशन है। एसएससी मस्ट बी ओनर, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर, there must be land building appertinent thereto, and it must not be used for his own business and profession. yes or no मालिक? यहां से हम लोग गए थे कंपोजिट रेंट को समझने के लिए। अभी कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट मतलब रेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी। अगर आप प्रॉपर्टी के अलावा अदर फैसिलिटी जैसे पार्किंग हो गया, या तो फिर अदर फैसिलिटी जो फर्नीचर हो गया, या सोसाइटी के अलग अलग तरीकों के एमिनिटीज हो गए, इसका रेंट अगर आप अलग से लेते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा डॉक्यूमेंट में क्या ये सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। सेपरेबल मतलब क्या आप एचपी का रेंट प्लस अदर फैसिलिटी का रेंट अलग अलग करके दिखा रहे हैं क्या? अगर आपने एचपी का रेंट और अदर फैसिलिटी का रेंट अलग अलग दिखाया है, तो एचपी का जो रेंट है वो एचपी में जाएगा, और अदर फैसिलिटी का जो रेंट है ये या तो पीजीबीपी या तो आईएफओएस में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। अगर आप ये सेपरेबल नहीं कर सकते, अगर आप ये सेपरेबल नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इनकम या तो पीजीबीपी में जाएगा या तो आईएफओएस में जाएगा। तो कम ऑन वंस अगेन, अगर ये कंपोजिट इनकम है, सेपरेबल है, सेपरेबल मतलब क्या? लेट्स से 20,000 टोटल रेंट था, जिसमें से 15,000 इज फॉर प्रॉपर्टी एंड 5,000 इज फॉर अदर फैसिलिटी। तो 15,000 एचपी में जाना चाहिए और 5,000 जो है वो कहाँ जाना चाहिए बेटा? पीजीबीपी या आईएफओएस में जाना चाहिए। पर अगर ये नॉन सेपरेबल है, लेटिंग आउट मेन बिजनेस रहा तो आपका इनकम पूरा पीजीबीपी में जाएगा, लेटिंग आउट मेन बिजनेस नहीं रहा तो आपका पूरा का पूरा इनकम कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। हालांकि 22 और कंपोजिट इनकम पे एग्जाम में अब तक के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फिर आता है इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो क्या उसका इनकम यहाँ टैक्सेबल होगा? तो मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस कहता था अगर एसएससी आरओआर है तो उसकी इनकम चाहे वो इंडिया में रिसीव हो या आउटसाइड इंडिया रिसीव हो, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन आरएनओआर एनआर के लिए ये तभी टैक्सेबल होगा व्हेन द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, when the rent is received in India. So foreign property का रेंट आरएनओआर और एनआर के केस में इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब रेंट कहाँ रिसीव हो रहा है बेटा? इंडिया में रिसीव हो रहा है। क्लियर है मालिक? इसके बाद हम लोगों ने देखा था हाउस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मेट है। चलो याद करके देखो बेटा, फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट था सबसे पहले जीएवी, जीएवी में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, फिर आता है आपका एनएवी, एनएवी में से 2 डिडक्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। याद आ रहा है मालिक? यस। अब जीएवी कैसे निकालते थे जरा याद करो। जीएवी इज इक्वल टू हायर ऑफ आरईआर एआरआर। कई बुक आरईआर को ईआर दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट भी लिखती है, यस और नो? तो ईआर या आरईआर एक ही वर्ड होता है। तो रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ये हमारे लिए क्या बनेगा बेटा? जीएवी बनेगा। अब आरईआर कैसे निकाला जाता है? सबसे पहला स्टेप है म्युनिसिपल वैल्यू देखना होता है हमें। हमें क्या देखना होता है बेटा? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को इससे कंपेयर किया जाता है, फेयर रेंट से कंपेयर किया जाता है। सो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर हमारे लिए बनता है बेटा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, एंड एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर आपके लिए क्या बनता है बेटा? आर बनता है। तो बेसिकली म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कंपेयर करो, जो हायर रहा वो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, जो लोअर रहा वो बन जाएगा आरईआर। फिर निकलता है एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो भी आपका एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, इसमें से हम माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट। हम क्या माइनस करते हैं? अनरियलाइज रेंट। अब देखो दोस्त, अनरियलाइज रेंट हम तभी माइनस करते हैं जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है रूल 4 में दी हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं रूल 4
वी कंडीशन जब तक ना बोला हो कि कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुए, हम हमेशा अनरियलाइज रेंट को कैसे माइनस करते हैं, एआरआर से माइनस करते हैं। यस और नो। अब रीसेंट टाइम्स में एक अमेंडमेंट आया था, मैं वो आपको बता दूं। वो अमेंडमेंट ये है कि अनरियलाइज रेंट को आप डायरेक्टली जीएवी में से भी माइनस कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर अनरियलाइज रेंट को बेसिकली माइनस किससे करना है, क्या हमें एआरआर से माइनस करना है या जीएवी से? लॉ कह रहा है कि आप एआरआर से माइनस कीजिए, जबकि नए आईटीआर्स कहते हैं कि आप इसे जीएवी में से भी माइनस कर सकते हैं। तो सर बेसिकली मुझे माइनस करना किससे है? डरने की कोई बात नहीं, पूरी डिटेल में बताऊंगा। आपको अनरियलाइज रेंट हमेशा एआरआर से माइनस करना है। ये वो अजम्पशन है जो इंस्टीट्यूट लेता है अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूट सीए में। आपको अनरियलाइज रेंट हमेशा किससे माइनस करना है? एआरआर से। और नीचे देना है एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हमने हमारे एमआरपी बुक के अंदर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं और उन सभी के ऊपर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, अनरियलाइज रेंट सीधा किससे माइनस कर सकते हैं, जीएवी में से भी माइनस कर सकते हैं। तो इन टोटल कंक्लूजन क्या है, आप जब भी जीएवी कैलकुलेट करेंगे आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर, जब आप एआरआर लेते रहेंगे अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना। अनरियलाइज रेंट ऑलवेज अज्यूम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, आप माइनस कर देना अनलेस एंड अनटिल प्रॉब्लम क्लियरली सेज कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है। क्लियर है मालिक? ओके इसके आगे आते हैं हम लोग। जीएवी निकालने के बाद हमारा आता है बेटा म्युनिसिपल टैक्स। तो मैं आपको बता दूं, म्युनिसिपल टैक्स अगर असेसी ने पे किया है तो ही डिडक्शन मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट ने पे किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? असेसी। टेनेंट ने पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वहां पे वर्ड लिखा है एक्चुअली पेड, ये कैसा होना चाहिए बेटा? एक्चुअली पेड। तो मान के चलिए अक्रूवल बेसिस पे आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपने अगर उसे एक्चुअली पेड किया तो डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स को 3 नाम से जाना जाता है, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इंस्टीट्यूट तीनों में से कोई भी नाम पे घुमा सकता है, म्युनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, इन तीनों में से कोई भी नाम पे घुमाया जा सकता है। फिर आता है, हमने कहा कि म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए बेटा? एक्चुअली पेड होना चाहिए। तो ये जो एक्चुअली पेड है इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे किया, सो लेट्स से आपने क्या किया, लास्ट ईयर का करंट ईयर में पेमेंट किया, क्या डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी, करंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा जिस साल में पेमेंट किया है। आपने करंट ईयर का करंट ईयर में पेमेंट किया, क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि वो एक्चुअली पेड है। अब आते हैं एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड, इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो आपका एडवांस म्युनिसिपल टैक्स है, राइट, ये नॉट अलाउड एज डिडक्शन है, ऐसा कहता है सीएमए इंस्टीट्यूट। सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, जबकि सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि ये अलाउड एज डिडक्शन है। तो जितने भी बच्चे सीए कर रहे हैं और इस चार्ट रिवीजन को देख रहे हैं, जब भी एडवांस म्युनिसिपल टैक्स आता है आपने लिखना चाहिए अलाउड एज डिडक्शन। तो आपने करंट लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे किया, करंट ईयर का करंट ईयर में पे किया, या आपने एडवांस ही पे क्यों ना किया हो, आपको तीनों का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप सीए कर रहे हैं तो। अगर आप सीए में कर रहे हैं तो एडवांस म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपने अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसे अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देना चाहिए। ओके मालिक। फिर हम एक और बात कह देते हैं, जब आप म्युनिसिपल टैक्स लेते हैं ना तो आपको सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। मतलब बेसिकली आपका अगर म्युनिसिपल टैक्स मान करके चलो, आपका म्युनिसिपल टैक्स आ रहा है, म्युनिसिपल टैक्स है आपका लेट्स से 5000, आपका सीवरेज टैक्स है आपका 2000 और आपका वाटर टैक्स है बेटा 3000, तो आपको जो टोटल डिडक्शन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 10,000। तो म्युनिसिपल टैक्स ऑल्सो इंक्लूड वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स। फर्दर म्युनिसिपल टैक्स अगर फॉरेन में पे किया तो भी इसका डिडक्शन मिल जाता है एज पर द केस लॉ सीआईटी वर्सेस वेणुगोपाल रेड्डी आर। तो अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स फॉरेन में पे किया है तो बिल्कुल इसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक्चुअली पेड होना चाहिए। बोलो वापस कैसे? एक्चुअली पेड होना चाहिए। फिर आता है आपका म्युनिसिपल टैक्स आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक तो आपको कैश में दिया जा सकता है, दूसरा आपको परसेंटेज में दिया जा सकता है। इंस्टीट्यूट कई बार घुमाने के लिए म्युनिसिपल टैक्स को परसेंटेज में देता है। आपने याद रखना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स अगर आपको परसेंटेज में दिया है तो टेक परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड नॉट जीएवी। टेक परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज लेना, जीएवी का परसेंटेज नहीं लेना। यस और नो? और ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल के अंदर में सॉल्व भी कराई है, डिस्कस भी करा है। कहाँ बेटा? रेगुलर क्लास में और फास्ट ट्रैक क्लास में, दोनों के अंदर में हमने याद करके देखो एमआरपी के अंदर में इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलो म्युनिसिपल टैक्स को एक बार रिवाइज करते हैं जीएवी के साथ। जीएवी कैसे निकलता है? हायर ऑफ आरईआर एआरआर। आरईआर कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विचएवर इज हायर, कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ विचएवर इज लोअर। एआरआर कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट।
याद करके देख बेटा, अनरियलाइज्ड रेंट के दो ऑप्शन है, एक एआरआर से माइनस कर, दूसरा जीएवी से माइनस कर। आप 99% क्या करेंगे, नहीं 100% क्या करेंगे, आप सॉल्व करते वक्त उसे एआरआर से माइनस करेंगे और नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देंगे कि, और वो भी नोट के तौर पे कि आप इसे आरईआर से भी माइनस कर सकते हैं। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड का डिडक्शन मिलता है, तो लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे करो, मिल जाएगा, करंट ईयर का करंट ईयर में पे करो, मिल जाएगा, एडवांस भी पे करो, मिल जाएगा। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है एडवांस पेड का नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन में अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया, डिडक्शन मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स में वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स इंक्लूड होगा। एंड लास्ट, म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दिया है तो टेक परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड नॉट जीएवी। चलो मालिक, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले जीएवी लेंगे, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी में से आपको दो डिडक्शन मिलते हैं अंडर सेक्शन 24। एनएवी में से आपको कितने डिडक्शन मिलते हैं, दो डिडक्शन मिलते हैं अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कितने डिडक्शन मिलते हैं मालिक, दो, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएवी। तो जो आपका एनएवी आया है ना, एनएवी का 30% आपका क्या रहेगा बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। और एनएवी का आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब आपको कोई अदर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट जानबूझकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपको रिपेयर्स देगा, पेंटिंग देगा, इंश्योरेंस देगा, इन सब का कोई डिडक्शन नहीं लेना, आपने सीधा एनएवी का 30% ले लेना है। यस और नो? अगर आपको टोटल इनकम के भी क्वेश्चन आते हैं और वहां पे सिर्फ एनएवी दिया हुआ होता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, फिर आता है इसका सबसे डेंजर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलता है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आई विल कम टू 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये लोन की बात हो रही होगी, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात कर रहे हैं, मतलब हमने जो प्रॉपर्टी लिया होगा वो हमने लोन के ऊपर लिया होगा, करेक्ट और नॉट? तो हमको बेसिकली प्रिंसिपल का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है वो 80C में जाता है, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। यस और नो? प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है, क्योंकि देखो आपने अगर लोन लिया है मतलब बेसिकली आप ईएमआई पे कर रहे होंगे, तो ईएमआई का फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको एचपी में से नहीं मिलता, 80C में मिलता है, और 80C का डिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है। इंटरलिंकिंग समझ में आया मालिक? और दूसरा आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जिसका डिडक्शन आपको 24B में मिलता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में, प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हमने लोन लिया है तो आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठना चाहिए कि लोन हमने लिया कहां से है। क्या बैंक से लोन लिया, डिडक्शन मिलेगा? क्या एनबीएफसी से लोन लिया, डिडक्शन मिलेगा? क्या फ्रेंड से या रिलेटिव से मैंने लोन लिया, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंस्टीट्यूट आपको 2 बार पास्ट एग्जाम्स में ट्राई कर चुका है कि अगर मैंने किसी फ्रेंड से लोन लिया या किसी रिलेटिव से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट पे किया, राइट? हमने हमारे फास्ट ट्रैक के अंदर में और रेगुलर के अंदर में इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया है कि बताइए फ्रेंड से भी अगर लोन लिया तो डिडक्शन मिलता है क्या? जवाब है बेटा हाँ। पहले आपको इस चीज के ऊपर हाईलाइट करना चाहिए कि यस, लोन टेकन चाहे आपने फ्रेंड से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, किसी से भी लिया हो, ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम फ्रेंड, और लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनबीएफसी। आपने लोन किसी से भी लिया हो, डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बैंक से लेना जरूरी नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, सर आपका ये जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन कैसे मिलता है, एक्चुअली पेड या अक्रूवल बेसिस पे? पॉइंट टू बी नोटेड, डिडक्शन यहाँ पे जो मिलेगा वो काय पे मिलेगा बेटा, अक्रूवल बेसिस पे इसका डिडक्शन मिलेगा। जो डिडक्शन मिलेगा वो कौन से बेसिस पे मिलेगा, अक्रूवल। पॉइंट टू बी नोटेड, मान के चलिए 31 मार्च को मेरा इंटरेस्ट पे करना बाकी था, जिसे मैंने एक्चुअली अप्रैल में पे किया, क्या मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए? आंसर इज यस, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, एक्चुअली पेड करने की जरूरत नहीं है। तो मान करके चलो अगर मेरा इंटरेस्ट है लेट्स से 25,000 और इसमें से मैंने एक्चुअली पे किया 21,000, तो मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? दोस्त आपको डिडक्शन मिलेगा 25,000 का, क्योंकि डिडक्शन जो है वो अक्रूवल बेसिस पे है, ना कि पेमेंट बेसिस। यस, ये म्युनिसिपल टैक्स जैसा नहीं है। ओके मालिक, इसके बाद एक और चीज बताइए, मान के चलिए इंटरेस्ट पे करने में लेट हो गया, तो ऑब्वियस है कि बैंक पेनल इंटरेस्ट लगाएगी या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाएगी, करेक्ट? तो आप जो पेनल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो।
पॉइंट टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो आपने इंटरेस्ट समय पे नहीं किया, बैंक ने आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगाया, पेनल इंटरेस्ट का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, पेनल इंटरेस्ट का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है आपका कि मान के चलिए मैंने एक लोन लिया था किससे, आईसीआईसीआई बैंक से, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 9%। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था मालिक, 9%। एसबीआई ने मेरे को बोला कि विजय तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को 6% में देता हूँ, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को कितने परसेंट में देता हूँ, 6% में देता हूँ। अब मैं चले गया एसबीआई के पास, एसबीआई से पैसा उठाया और मैंने लोन रीपे कर दिया किसका, आईसीआईसीआई का, क्योंकि मेरा तो 6% सेव और मेरा तो परसेंटेज हो रहा था सेव 3%। तो मैं गया, मैंने एसबीआई से लोन उठाया और लोन उठा करके किसको दे दिया, लोन उठा करके आईसीआईसीआई का लोन रीपे कर दिया। अब जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो मैं एसबीआई को पे कर रहा हूँ, क्या, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, आईसीआईसीआई वाला, इज इट अलाउड एज डिडक्शन? द आंसर इज यस। इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। ये सीबीडीटी सर्कुलर 1969 में इशू हुआ था, उसके तहत है। इंस्टीट्यूट से भी एक बार पूछ चुकी है ना, आपके मॉड्यूल के अंदर में, राइट, आपके मॉड्यूल के अंदर में एक क्वेश्चन है रमन नाम का, को ओनर के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा। यही क्वेश्चन हमारे एमआरपी बुक के अंदर में भी है, जिसके अंदर में पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिए हैं, आप वो एक बार देख लीजिएगा, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा। सो इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिले, और ये तीनों एडजस्टमेंट उस एक ही क्वेश्चन के अंदर में, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तीनों एडजस्टमेंट उस एक ही क्वेश्चन में है। इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, एंड इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन, ये भी अलाउड नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, सॉरी ये अलाउड है, सॉरी। तो ये तीनों में डिडक्शन आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, मैंने आपसे कहा था इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलता है, 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब ये प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ, प्लीज सुनिएगा। सर देखिए होता क्या है, जब तक कि प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट है इसे आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, से यस, राइट। और एक बार आपका प्रॉपर्टी पुट टू यूज हो गया, इसके बाद का सारा इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू इंटरेस्ट बनना चाहिए, राइट। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका डिडक्शन तो 100% अपन पीएनएल में ले ही लेते, इसीलिए 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है बेटा, इसका नेचर है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, मतलब जब तक कि प्रॉपर्टी पुट टू यूज नहीं हो जाती, इसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होता है एज पर अकाउंट, लेकिन इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन मिलता है ऑन 1/5। ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन आपको मिलता है ऑन 1/5 बेसिस। 1/5 बेसिस मतलब आपको 5 साल में ये पूरा इंटरेस्ट डिवाइड होकर के मिलता है। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक के पकड़ा जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया, अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन। अब इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा बोरोइंग हुआ था, मान लीजिए हमारा बोरोइंग हुआ था 1/4/2022 को, ये था हमारा डेट ऑफ बोरोइंग, और हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन था 1/6/2025। डेट ऑफ बोरोइंग था 1/4/2021, यस और नो। अब हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे दिया है, डेट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे दिया है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक पकड़ेंगे, जरा चेक करिए, कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक पकड़ेंगे, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 1/4/2021 से लेके कब तक पकड़ना है, 31 मार्च प्रायर 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 टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। मतलब क्या, आपका होगा 31 मार्च 2025, 31 मार्च, लो जल्दी से, 31 मार्च 2025 तक के आपका पूरा प्री कंस्ट्रक्शन बनने वाला है, क्लियर है मालिक। तो कब से कब तक का हमारा कंप्लीशन डेट क्या था, 1/4/2025, 1/6/2025, 31 मार्च प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले का जो भी 31 मार्च है वहां तक का हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो 2021 से 2025 तक का जितना भी इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलेगा फ्रॉम 2025 एंड ऑनवर्ड, जिस साल कंप्लीट हुआ वहां से आगे 5 साल हमको डिडक्शन मिलेगा। एवरीबॉडी,
चलो एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जीएवी, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, क्या आएगा बेटा? एनएवी। एनएवी में से दो डिडक्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी एट द रेट ऑफ 30%। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता नहीं, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ जी, इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा? अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा, पेनल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। फ्रेश लोन लिया वो ताकि ओरिजिनल लोन रीपे हो जाए, तो फ्रेश लोन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ब्रोकरेज कमीशन एटसेट्रा का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ प्री प्लस 100% ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन के पहले का जितना भी इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन कहां से कहां तक मानते हैं? डेट ऑफ बोरोइंग से लेके 31 मार्च प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन, तो वहां तक का जितना भी इंटरेस्ट है उसको 1/5 बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। एवरीबॉडी। और प्रिंसिपल का डिडक्शन कहां मिलेगा? 80C के अंदर में मिलेगा, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। क्लियर है? ओके, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये इंटरेस्ट आपने किस तरीके से पे किया है। ओके, देखिए इंटरेस्ट आपने इंडियन बैंक को दिया, इंटरेस्ट आपने फॉरेन बैंक को दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि तुम लोग बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि यही इंटरेस्ट अगर आप फॉरेन में पे कर रहे हैं, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? मान के चलिए ये जो होम लोन लिया है आपने, ये फॉरेन से लिया है, क्या इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा। सिर्फ याद रखना, अगर आप फॉरेन में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इस पे टीडीएस होना चाहिए, कि अगर इस पे टीडीएस नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो इफ द इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया देन नो डिडक्शन इज अलाउड अनलेस टीडीएस इज डिडक्टेड। तो जब तक कि आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर देते, या फिर आपका इंडिया में कोई दूसरा एजेंट नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलो इंडिया में एजेंट है तो ही विल बी लाइबल टू द कंप्लायंस। पर अगर आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, विजय रेसिडेंट, उसने इंडियन बैंक को इंटरेस्ट पे किया विदाउट टीडीएस, क्या इसका डिडक्शन मिलना चाहिए? सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताओ, जल्दी से कमेंट करो, ध्यान से सुन। अगर विजय ने लिखना है इंडियन बैंक को पे किया विदाउट टीडीएस, क्या इसका डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ जी सर, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपका जवाब आ रहा था दिल में नो, हाँ जी सर, इसका फिर भी डिडक्शन मिल जाएगा। सर क्यों डिडक्शन मिल जाएगा? रीजन है सेक्शन 194A। सेक्शन 194A कहता है कि भैया देयर इज नो टीडीएस व्हेन इंटरेस्ट इज पेड बैंक। जब इंटरेस्ट बैंक को पे किया जा रहा है उसके ऊपर आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली इंडियन बैंक को कर रहे हो तो। पर एनआर बैंक के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन 25 की कि एनआर बैंक को जब आप पे कर रहे हो, एनआर बैंक को जब आप पे कर रहे हो तब आपको क्या करने की जरूरत है? टीडीएस करने की जरूरत है। क्लियर है मालिक? ओके, इसके बाद में आता है मल्टीपल कंप्यूटेशन। अब देखो सारे कंप्यूटेशन के अंदर में ना 3 चीजों के ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक की हिस्ट्री पे। मैं तीनों बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा गया है पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट के ऊपर, दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया है वैकेंसी के ऊपर, और तीसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया है को ओनरशिप के ऊपर। क्या आप ये जानते थे? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आज तक के एचपी में 3 तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट, को ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी विथ वैकेंसी। वो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा बार। यस और नो? थैंक मी लेटर। अगर आप हमारा एमआरपी उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको जितने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन एमआरपी आरटीपी के क्वेश्चन दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट या तो को ओनरशिप या तो फिर वैकेंसी वाले क्वेश्चन दिखेंगे, जो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर के अंदर में बहुत ईमानदारी से सॉल्व किया है। तो चलो ध्यान से सुनना। यूजेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी के यूजेस क्या है? पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, assessee can treat any 2 house property and self occupied and the annual value of such 2 house shall be taken to be nil। आप कोई भी 2 घर अपनी मर्जी के हिसाब से, वो वर्ल्ड में कहीं इस पे भी सिचुएटेड हो, आप उसे क्या क्लेम कर सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप या आपका परिवार रह रहा है, या वो प्रॉपर्टी खाली ही क्यों ना हो, किसी भी रीजन की वजह से
अब देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंस एक्ट 25 का एक अमेंडमेंट दिख रहा है, इफ द ओनर ऑक्यूपाइज इट फॉर रेसिडेंस और कैन नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो पहले क्या होता था, पहले हम सेल्फ ऑक्यूपेंसी तभी क्लेम कर सकते थे जब हमारा घर खाली है लेकिन मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और गया हुआ हूँ। लेकिन लास्ट ईयर में ही, दैट इज 25 के अंदर में ही इस लॉ को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि या तो आप एक्चुअली घर में रह रहे हैं, या तो आपका परिवार रह रहा है, या किसी भी रीजन की वजह से खाली हो, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट, किसी भी रीजन की वजह से अगर खाली हो तो भी आप एसओपी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है, वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं होगी। यस, तो कोई भी दो घर। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, क्या ये दो घर का ऑप्शन मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ? इसे आसान भाषा में समझिए, मेरा एक घर पुणे में है, एक हैदराबाद में और एक नागपुर में है, क्या मैं कोई भी दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। और ये ऑप्शन मैं हर साल बदल सकता हूँ। हो सकता है ऑप्शन नंबर ईयर 1 मैं पुणे हैदराबाद को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करूँ, ईयर 2 मैं हैदराबाद नागपुर को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करूँ, ईयर 3 मैं नागपुर पुणे को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करूँ। ये ईयर ऑन ईयर ये बिल्कुल बदल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? पर कोई भी दो घर, क्या बेटा मैंने क्या बोला बेटा मैंने, कोई भी दो घर, इनका जीएवी आप क्या पकड़ेंगे बोलो जल्दी से? नील। म्युनिसिपल वैल्यू क्या पकड़ेंगे? नील। सर म्युनिसिपल टैक्स लेकिन मैंने पे किया है, म्युनिसिपल टैक्स आपने पे भी किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनएवी नील आ जाएगा, एनएवी नील है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आ जाएगा। लेकिन फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ओल्ड स्कीम में इसका डिडक्शन मिलता है, पर न्यू स्कीम में इसका डिडक्शन नहीं मिलता। मतलब अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, ओल्ड स्कीम में तो मिलता है ना सर? हाँ जी सर, ओल्ड स्कीम में मिलेगा। सर कितना मिलेगा? ओल्ड स्कीम में आपको जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है एक्चुअल और मैक्सिमम whichever is lower। ओल्ड स्कीम में जो आपको डिडक्शन मिलता है वो कितना मिलता है? एक्चुअल और मैक्सिमम whichever is lower। अब आप ये पूछेंगे कि सर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपीस अगर आप 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन नंबर 1, लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कम ऑन, कौन सी कंडीशन थी? लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या फिर लोन का ऑब्जेक्टिव ही रिपेयर्स लेना है, रिपेयर्स के लिए लोन लिया है, तो मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी पहुंच जाएगी बेटा? 30,000। चलो, तो एसओपी, एसओपी का जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। आईओबीसी ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलता। ओल्ड स्कीम में कितना मिलता है? एक्चुअल और मैक्सिमम whichever is लोअर। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख या 30,000। 2 लाख के लिए कितनी कंडीशन है? 3। लोन मस्ट बी टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर 1/4/1999 एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। और इधर कितनी है बेटा? अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई या लोन का ऑब्जेक्टिव ही रिपेयर्स लेना है, ऐसे केस में बोल जल्दी से, आपका मैक्सिमम लिमिट कितना पहुंच जाएगा? 30,000। याद रखें, 2 लाख या 30,000 की जो लिमिट है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ही है, राइट? लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नहीं। दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम ही है, न्यू स्कीम नहीं। गेटिंग द पॉइंट? ओके मालिक। सर अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लॉ कहता है कि आपके कोई भी 2 घर को हम क्या मान सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। तीसरा घर आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी करना पड़ेगा। तीसरा घर आपको क्या करना पड़ेगा? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी करना पड़ेगा। अब कौन सा घर डीम्ड लेट आउट करना चाहिए ये तो हमें कैलकुलेट करने के बाद ही समझ में आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाते हैं? फ्लैट ऑफ 3 ऑप्शन बनते हैं बेसिकली। तो अज्यूम कीजिए अगर मेरे पास 3 घर है, मेरे पास 3 ऑप्शन बनते हैं। पहला, फ्लैट 1 और 2 को मैं एसओपी कर दूं और फ्लैट 3 को मैं डीएलओपी कर दूं। दूसरा ऑप्शन, फ्लैट 1 को एसओपी कर दूं, फ्लैट 3 को एसओपी कर दूं और फ्लैट 2 को डीएलओपी कर दूं। तीसरा ऑप्शन, फ्लैट 1 को डीएलओपी कर दूं और फ्लैट 2 एंड 3 को मैं क्या कर दूं? एसओपी कर दूं। बेसिकली कोई भी फ्लैट को एसओपी और एक फ्लैट को डीएलओपी। तो अब पहला ऑप्शन क्या बना? पहले 2 घर एसओपी, तीसरा घर डीएलओपी। दूसरा ऑप्शन क्या बना? पहला और तीसरा एसओपी, दूसरा डीएलओपी। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑब्वियसली पहला डीएलओपी और बचे हुए 2 एसओपी। हमें पूरा एसओपी के जैसे सॉल्व करना है, जहां पे हमारा इंटरेस्ट अंडर द ओल्ड स्कीम लिमिटेड है 2 लाख या 30,000 तक के,
और न्यू स्कीम में वो इंटरेस्ट मिलता नहीं है। ये सोनो मालिक। और बाकी का एलओपी का पूरा कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा ही होगा। ये सोनो जैसे एक लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन होगा। ओके। और तीनों में से आपको आपकी नेट इनकम निकालनी है। आपको आपकी क्या निकालनी है? नेट इनकम। फिर ऑप्शन कौन सा चूज करना है? हमें वो ऑप्शन चूज करना है विच हैज अ लोअर टैक्सेबल इनकम और हायर लॉस। हमें वो ऑप्शन चूज करना है विच हैज अ लोअर टैक्सेबल इनकम और हायर लॉस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमें वो ऑप्शन अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए? सिलेक्ट करना चाहिए। ओके मालिक। यस। एक और याद रखिएगा, क्योंकि हमने तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाई किए हुए हैं, मतलब वहां पे एक्चुअल रेंट तो आने नहीं वाला। डीएलओपी के लिए जीएवी क्या निकलेगा? केस में डीएलओपी के लिए आरईआर ही जीएवी मानना पड़ेगा। केस में डीएलओपी के लिए आरईआर को ही क्या मानना पड़ेगा? जीएवी मानना पड़ेगा। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर आपने कहा था एसओपी के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलता है? 2 लाख या 30,000, करेक्ट है कि नहीं? दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। तो सर मेरे को एक बात बताइए, दोनों घर का 2 लाख मतलब इन टोटल 4 लाख ना? ना मुन्ना ना 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 ना, दोनों घर का मिला के 2 लाख या 30,000, इंडिविजुअल नहीं, दोनों घर का मिला के 2 लाख। मैक्सिमम इंटरेस्ट जो रहेगा दोनों घर का मिला के 2 लाख या 30,000 पे रिस्ट्रिक्टेड। एवरीबॉडी चलो जी मालिक जल्दी से। फिर आता है लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर। ऐसी लेट आउट प्रॉपर्टी जो वेकेंट है होल ईयर के लिए। बेसिकली देखो ये बिल्डर के लिए ऑप्शन था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट भी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो पहले 2 साल के लिए आपका जीएवी नील पकड़ा जा सकता है। ये बेनिफिट बिल्डर को दिया गया था। तो वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, राइट, देन द annual value of the property for first 2 financial year, right, shall be taken to be nil। पहले 2 साल तक के आपका जीएवी क्या पकड़ा जाएगा दोस्त? पहले 2 साल के लिए आपका जीएवी नील पकड़ा जा सकता है। म्युनिसिपल टैक्स और आईओबीसी का डिडक्शन मिल जाएगा। आईओबीसी का डिडक्शन कैसे मिलेगा दोस्त? अनलिमिटेड मिलेगा। सर अनलिमिटेड क्यों? जहां आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी बन गई वहां पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अनलिमिटेड मिलता है, चाहे लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, लोन आपने रिपेयर्स के लिए लिया हो। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है अनलिमिटेड, बाकी आपने कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ये सोनो मालिक। यहां से हम आगे बढ़े। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ प्रॉपर्टी में वेकेंसी नहीं है। पहले वो खाली, पहले वो लेट आउट थी, बाद में आप उसके अंदर में शिफ्ट हो गए। प्रॉपर्टी में यहाँ पे वेकेंसी नहीं है। यस का कैलकुलेशन पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा होता है। आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर, और इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है ये अनलिमिटेड मिलता है। यस, तो इट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर एज इफ अ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी इंटरेस्ट का डिडक्शन जो मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा? अनलिमिटेड। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको ये पहले ही कहा था, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट। तो जरा ध्यान से सुनना बेटे। सर अगर पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पोर्शन लेट आउट है, मतलब एक घर ऐसा हो सकता है नीचे किराएदार ऊपर में, यस और नो, ऐसा हो सकता है ना? अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है। यस, नीचे किराएदार ऊपर में। अच्छा हम आजू बाजू भी हो सकते हैं, है ना? यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ लेट आउट। मतलब प्रॉपर्टी एक ही है और उसके 2 पोर्शन है। क्या इसे एक प्रॉपर्टी माना जाए या सेपरेट कैलकुलेशन किया जाए? लॉ कहता है देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज सिंगल प्रॉपर्टी। इस पूरे यूनिट को आपको सिंगल यूनिट मानने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे सेपरेट यूनिट मानिए और दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन कीजिए। एसओपी का कैलकुलेशन एसओपी के जैसे, एलओपी का कैलकुलेशन एलओपी जैसे। जितनों भी बच्चों ने रेगुलर और फास्ट ट्रैक लेक्चर बनाया, सॉल्व किया है मेरा, आपको अगर याद हो तो इसको सॉल्व करने का स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 वर्किंग नोट। आप सबसे पहले अप्रोप्रिएट रेशो में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट और म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड कीजिए और बाद में आके ये फॉर्मेट बनाइए जहां पे आप अप्रोप्रिएट रेशो में एसओपी और एलओपी को सॉल्व करेंगे। जब आप एसओपी सॉल्व करते रहेंगे, चलो याद करके देखिए, प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मालिक जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। कितना? मैक्सिमम 2 लाख या 30,000 और एक्चुअल व्हिचएवर इज लोअर। यही अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी रही तो आपका आरईआर एआरआर व्हिचएवर इज हायर फॉर द रेलेवेंट पोर्शन, फॉर द रेलेवेंट पोर्शन, एंड देन आपका जो इंटरेस्ट है ये कहाँ मिलेगा बेटा? अन क्लियर है मालिक? चलिए लास्ट 2 चीजें बाकी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस
सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अगर 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 प्रॉपर्टी में वेकेंसी है, प्रॉपर्टी इज लेट आउट पर वेकेंसी है, लेट से मैंने प्रॉपर्टी साल भर के लिए किराए पे दी थी, लेकिन किराएदार दिसंबर में ही छोड़ के भाग गया, यानी जनवरी फरवरी मार्च ये प्रॉपर्टी वेकेंट रही होगी, यस और नो। अब जब भी आपको प्रॉब्लम में वेकेंसी वर्ड दिख जाए, जब भी आपको प्रॉब्लम में वेकेंसी वर्ड दिख जाए, आपको आरईआर को स्पेशली कैलकुलेट करना है। आरईआर को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए। स्टेप नंबर 1 आपको आपका आरईआर निकालना है। स्टेप नंबर 1 आप आपका क्या निकालेंगे, आरईआर, एज इफ देयर इज नो वैकेंसी। तो जैसे साल भर के लिए आरईआर निकाला जाता है वैसे ही साल भर के लिए आरईआर निकाला जाएगा। स्टेप 2 एआरआर, आप एआरआर को भी क्या करेंगे, निकालेंगे एक्सक्लूडिंग द अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब जैसे अनरियलाइज्ड रेंट उसमें से माइनस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसमें से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो आरईआर एआरआर दोनों क्या किए जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे एज इफ देयर इज नो वैकेंसी। स्टेप 3 आप एक्चुअल रेंट निकालेंगे, जितना आपके हाथ में आया उतना, यस और नो। अगर आपका एक्चुअल रेंट हायर देन आरईआर है, अगर आपका एक्चुअल रेंट आरईआर से ऊपर है, अगर आपका एक्चुअल रेंट आरईआर से ऊपर है, आपका एआर ही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान के चलिए आपका आरईआर आ रहा है 1 लाख रुपीज, आपका रेंट आ रहा है 2 लाख रुपीज, आपका आरईआर आ रहा है 1 लाख रुपीज, आपका जो रेंट है ये आ रहा है 2 लाख रुपीज, और आपका एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हुआ वो हुआ 1.5 लाख रुपीज। अब आपका एक्चुअल रेंट इज हायर देन आरईआर इवन आफ्टर वैकेंसी, तो आपका एक्चुअल रेंट को ही आपको क्या पकड़ना है, पॉइंट। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आता है, अगर आपका आरईआर इज हायर देन एआर, अगर आपका आरईआर इज हायर देन एआर, दैट इज स्टेप 1 इज हायर देन स्टेप 3। स्टेप 1 क्या था, आरईआर निकालो, स्टेप 2 क्या था, एआरआर निकालो, स्टेप 3 क्या था, एआर निकालो। अगर आपका आरईआर इज हायर देन एआर ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, एआर इज इक्वल टू जीएवी। सर एग्जांपल बताइए, अभी बता देते हैं। सर अज्यूम कीजिए आपका आरईआर है 1 लाख, आपका रेंट है 12,000 पर मंथ, और आपकी वैकेंसी जो है वो 2 से 4 मंथ की, आपकी वैकेंसी कितनी है बॉस, 4 मंथ की। तो आपका आरईआर कितना हो गया, 1 लाख, आपका एआरआर कितना हो गया, 1.44 लाख, एवरीबॉडी राइट, 12,000 इंटू 12, आपका एआर कितना, 12,000 इंटू 8 आता है मालिक को, 12,000 इंटू 8 96,000। अब जरा सोच, तेरा एआर आया 96,000, एआरआर आ रहा है 1,40,000 और आरईआर आ रहा है 1 लाख रुपीज। अब सोच के देख, क्या तेरा आरईआर बड़ा है एआर से, द आंसर इज यस, बट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। कैसा बेटा, ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, यस और नो। एआर को ही मानेंगे, एआर को ही क्या मान लेंगे, जीवी, दैट इज 96,000। एंड अगर आपका अदर रीजन के वजह से आरईआर ऊपर है, आरईआर को फिर क्या मानना है, जीएवी। सर ये अदर रीजन के वजह से ऊपर है का एग्जांपल बता दीजिए, बता देता हूं। अज्यूम करो तुम्हारा आरईआर हो रहा है 2 लाख, तुम्हारा एक्चुअल रेंट था 12,000 पर मंथ, तुम्हारी वैकेंसी जो थी ये थी लेट्स से 2 मंथ्स, अब तुम्हारा आरईआर इज 2 लाख, तुम्हारा एआरआर इज 1.44 लाख। अगर वैकेंसी ना भी होती तो तुम चुपचाप आरईआर सिलेक्ट कर रहे होते, बीइंग हायर ऑफ आरईआर और एआरआर। उस केस में तुम्हारा आरईआर ही तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्त, जी, तुम्हारा आरईआर ही तुम्हारा क्या बन जाएगा दोस्त, जी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलो मालिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं, इस पे हमने ले रखे हैं। अगर आपको इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना, फास्ट ट्रैक बैच लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत ज्यादा। अगर आप सॉल्विंग करना है, अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, चार्टर विजन इज मोर देन इनफ। यस मालिक। चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा इसके बाद हमारा एचपी जो है ये ओवर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने कई बार रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में बताया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने ये क्लास ली है वो देख पाएंगे कि उनको चार्ट में भी वही चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही है जो हम लोगों ने क्लास में भी बताई है, जिस पर मोर देन 200-300 क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए हैं। तो सुनना,
को ओनरशिप। ये को ओनरशिप क्या होता है दोस्त? को ओनरशिप का मतलब होता है जब दो लोग मिलके एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं को ओनरशिप। अब अगर दोनों को ओनर ने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, यस और नो, दोनों को ओनर ने प्रॉपर्टी को क्या किया है? सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, बोथ कैन क्लेम द एसओपी बेनिफिट एंड बोथ विल गेट अ डिडक्शन ऑफ लाख और 30,000। दोनों जन अपना जीएवी नील क्लेम करेंगे और दोनों जन को सेपरेट 2 लाख मिलेंगे। पर सर अभी तो आप कह रहे थे ना कि मैक्सिमम दोनों मिला के 2 लाख होगा। आप दोनों सिचुएशन समझिए। विजय के पास 2 प्रॉपर्टी है, दोनों का मिला के 2 लाख। यू गेटिंग द पॉइंट? विजय प्लस पल्लवी ने दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी ओन करी है, विजय का 2 लाख अलग, पल्लवी का 2 लाख अलग। यू गेटिंग द पॉइंट? ये याद रखिए। और अगर मान के चलिए को ओन्ड प्रॉपर्टी है और उसको लेट आउट करके रखा है, आप कैलकुलेट करेंगे एचपी दैट इफ देयर इज नो को ओनरशिप। तो आप जैसे नॉर्मल एचपी का इनकम निकालते हैं, बिल्कुल मालिक आप वैसे ही एचपी का इनकम निकालेंगे और देन उसे डिवाइड कर देंगे इन अप्रोप्रिएट रेशो। और बाद में जो आपका नेट इनकम आएगा एचपी का, आप उसे अप्रोप्रिएट रेशो के अंदर में क्या कर देंगे दोस्त? डिवाइड कर देंगे। एवरीबॉडी यस और नो? चलिए मेरे तरफ से एक बोनस पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे तरफ से एक बोनस पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, arrears of rent received, taxable the year of receipt, साल रिसीव का उस साल टैक्सेबल, एंड 30% is allowed as unrealized rent received और arrears of rent received। unrealized rent received, arrears of rent received दोनों भी उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, एंड 30% इज अलाउड एज डिडक्शन, एंड 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। डन है मालिक? यस सर। यहां हमारा एचपी का भी चार्ट रिवीजन खत्म होता है। टू स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो अपने सारे दोस्तों को बिल्कुल भेजना मत भूलिएगा। एंड सर मुझे ऐसा लगता है इस रिवीजन के बाद फटाफट हमने जितना एमआरपी के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। एटलीस्ट बुक में हमने जितने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे फर्स्ट पेज में, उसको आपने जरूर सॉल्व कर लेना। ये सुनो मालिक, राइट? और बच्चों ऐसे बहुत सारे चार्ट रिवीजन आपको आगे भी आने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। बाय बोलो बच्चों।